नदी के बहाव के साथ तो सभी बहना जानते हैं। मतलब तो इस बात का कि नदी के धार के विपरीत कोई दो हाथ मारे, दो हाथ चले, सभी हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं। आप अगर नौकर शाह को देखेंगे तो मैंने देखा है राजनेता के सामने सर सर सर, बस एक बात, यस मैन की दृष्टि से उसे आप देखेंगे। प्रचलन में यही है। दोस्तों, आज हम हैं भारतीय परिवार के कुछ युवाओं के साथ जिन लोगों ने देश के विशेषांक को सजाने और संवारने का काम किया है। जहाँ कमियां हैं डट करके वहाँ कलम चलाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। यह है भारतीय परिवार। शिवांक हमारे बीच हैं, जिनका मैं परिचय करा रहा हूँ। बड़े बड़े बाल और एक विशेष लुक है। और दूसरे हमारे बीच अंकित हैं। दोनों लोगों का वेलकम। आज हम दिल्ली में हैं दोस्तों। शिवांक जी, देश हमारा आज भी गुलाम है। 99 साल के लीज पर भारत की स्थिति लीज पर है। क्या कहना है? कुछ आप लोगों ने इस पर काफ़ी लिखा पढ़ी भी किया है। देखिए, दीपक राठी जी हैं, रोहतक के अंदर रहते हैं। उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी। सरकार से उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। सरकार से उन्होंने सवाल पूछे थे कि भाई देश 14 अगस्त 1947 को देश की क्या स्थिति थी और 16 अगस्त 1947 को देश की क्या स्थिति थी। इसी प्रकार से उन्होंने कई सवाल पूछे थे कि भाई 24 जनवरी 1950 से पहले क्या स्थिति थी और फिर 27 जनवरी को क्या स्थिति थी, 25 जनवरी और 27 जनवरी को। तो इस चीज़ का उन्होंने पूरा सवाल पूछा था कि क्या आज भी भारत के ऊपर इंग्लैंड की रानी का कोई हक है या फिर हम गुलाम हैं क्या। तो सरकार का इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने 2 बार इसका दोबारा से अपील डाली आरटीआई के ऊपर, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और फिर ये चीज़ हमारी कहाँ दृढ़ हुई कि भारत आज भी गुलाम है कि जब एक लेटर था, राम नारायण जी थे, उन्होंने एक सरकार से सवाल पूछा कि भारत के लोगों की 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के लोगों की क्या स्थिति है, भारत के लोगों की नागरिकता क्या बोली जाएगी। तो सरकार का यह आधिकारिक जवाब है। सरकार ने राजपत्र पर लिख के दिया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भी भारत के लोग ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं। अब जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम इस चीज़ पे पूरा अध्ययन करते हैं, हमने उनको भी बताया, तो उन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट का मतलब ही अपने हिसाब से निकाल लिया फिर कि अरे नहीं, वो तो ब्रिटिश सब्जेक्ट ऐसे ही बोल दिया है। अब एक चैनल है बहुत बड़ा, लल्लन टॉप, उसने हमारी इस वीडियो के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हमने उसका भी जवाब दिया। उन्होंने उस आर्टिकल के अंदर ये सब चीज़ें लिखी कि भाई ये तो, हमने उसके अंदर एक बात बोली थी कि भाई राजगोपालाचारी ने ये शपथ क्यों ली कि मैं हिज मैजेस्टी जॉर्ज 6 का उत्तराधिकारी, गवर्नर जनरल के पद पर मैं अपना हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो हमने ये सवाल पूछा था उसके अंदर, तो लल्लन टॉप ने ये जवाब दिया उसका। लल्लन टॉप ने अपने आर्टिकल में ये चीज़ लिखी कि भाई वो तो एक अंतरिम सरकार चल रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। ऐसी क्या होता है, ऐसी कैसे कोई बोल देगा कि मैं हिज मैजेस्टी के लिए यहाँ पे अपना पद स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसी कुछ नहीं होता है। तो हमारी ये चीज़ें दृढ़ तब होती है और चली गई जब दिल्ली के अंदर एक कोरोनेशन पार्क है बुराड़ी के अंदर। बुराड़ी वो जगह है जहाँ पे जब जॉर्ज पंचम की 1912 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आई थी, तो दिल्ली में वहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक में देश भर के जितने भी राजा थे जो उस समय अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वहाँ पे उनको अपना शीश नवाने के लिए गए थे। तो वहाँ पर वो जब पूरा कोरोनेशन हुआ था, तो वहाँ पे आज जिसे आप लोग आज़ादी कहते हैं 1947 के बाद से, बाद में वहाँ पर एक पार्क बनना शुरू हुआ। उस पार्क के अंदर वहाँ पे अभी भी अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ लग रही हैं, उन अंग्रेज़ों की जिन्होंने हमारे देश की जाति को, भारतीय जाति को, हमारे लोगों को मारा था, इतने सालों तक गुलाम बना के रखा। उन लोगों की मूर्तियाँ वहाँ पे लग रही हैं। एक खंबा है बीच में जिसे ओबेलिस्क बोलते हैं, उसके आसपास वो मूर्तियाँ खड़ी हुई हैं ऐसे गोलाई में। आप लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली आकर देखिए। दूर रहते हैं तो खुद गूगल पर सर्च कर लीजिए, हमारी बोली हुई बातों पर मत जाइएगा। हमने जब वीडियो डाली थी तो बहुत लोग कमेंट में ये चीज़ लिख रहे थे कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। आपके सामने प्रत्यक्ष एक सबूत है, कोरोनेशन पार्क। उस पार्क का वहाँ पे क्या काम, और सरकारें उस पर पैसा दे के उस पार्क को बनवा रही हैं। भाई आप लोग अगर ये बोलें कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये सरकार, कांग्रेस की सरकार ने भी उसके लिए पैसा दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी की, जिसे आप लोग राष्ट्रवादी सरकार बोलते हैं, वो जब सरकार आई है, उसने भी उस काम को करने के लिए पैसा दिया है। एक देशद्रोही काम करने के लिए, ये एक देशद्रोह है ना। जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, उन लोगों का खंबा वहाँ पे लगना
और उन लोगों की मूर्तियां वहाँ पे लगना एक देशद्रोह का काम है। तो सरकारें ये देशद्रोह का काम क्यों कर रही हैं? इसीलिए हमने बताया कि भारत आज भी राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से गुलाम है, और हमने कई पक्ष रखे हैं कि भारत आर्थिक रूप से भी कैसे गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम होने के भी कई सबूत हम देते रहते हैं लगातार अपना हमारे चैनल के ऊपर। हम शिवांग के पास फिर आएंगे, उसके पहले हम अंकित के पास चलते हैं। अंकित, एक वीडियो हमने देखा आपका जिसमें आपने राष्ट्रपति भवन के पास चढ़ करके आपने किया है और एक प्रतीक चिन्ह दिखाया है जो गुलामी का प्रतीक है, क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, वो राष्ट्रपति भवन के ऊपर जो सामने ही एक खंबा लगा हुआ है, उस खंबे पे जो सितारे का निशान उसमें दे रखा है, वही निशान जो निशान वहाँ से लिया गया है, मैं वो जगह बताता हूँ आपको। ब्रिटिश की जो रानी है, जो एलिजाबेथ है, उसका एक ताज है, उस ताज पे भी वो निशान लगा हुआ है, और वो ताज बताता है कि किस तरह से ब्रिटिश शाही परिवार का ये एक ताज है जो दुनिया के ऊपर नियंत्रण करता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं है, कई जगह इस तरह के खंबे लगे हैं जिसको वो अपना विजय, जैसे पाकिस्तान में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ इनकी छोटी छोटी अथवा है, बिल्कुल है, प्रमाणित है। अमेरिका में भी खंबा लगा हुआ है इनका, जिसको ये अपना विजय स्तंभ बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लगा हुआ है, सिडनी में। और जहाँ जहाँ इनकी सेनाएं, ब्रिटिश सेनाएं जीती थीं, कोई युद्ध जिसने लड़ा और फिर उनकी विजय हुई, वहाँ अधिकतर जगह उन्होंने वो खंबा लगाया हुआ है। तो भारत में भी है, जो हम आगे बताएंगे। उस पूरे खंबे की सच्चाई अपने चैनल पे हम लोग धीरे धीरे लोगों को बताएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से वो उसको एक विजय का प्रतीक मानते हैं, और ये मानते हैं कि जहाँ जहाँ भी वो लगा हुआ है वहाँ उनका शासन है, वो ऐसा मानते हैं। एक सवाल और खड़ा होता है जी इस वार्ता के दौरान कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वह ऊपर है अथवा उनका प्रतीक चिन्ह ऊपर है? देखिए, अभी तो हमारा राष्ट्रीय झंडा ही वहाँ लगा हुआ है। नहीं, ऊपर कौन है? दोनों में से ऊपर कौन है? ऊपर को तो मैंने बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया है। देखने की आवश्यकता है ना? हाँ, देखने की आवश्यकता है उसको, लेकिन ये बात ये प्रमाणित नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अच्छा, भवन तो उसी समय बना था, उन लोगों ने ही बनवाया था। राष्ट्रपति भवन तो तभी का बना है। तो भारत सरकार एक दलील देगी पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के वर्तमान सरकार। मान लीजिए, चलिए हमसे आपने प्रश्न किया कि यह आपने क्यों प्रतीक चिन्ह छोड़ा है, यह गुलामी का प्रतीक है और इसको हटवाया जाए। वो कहेंगे यार उन्होंने बनवाया था, चलिए इस पचड़े में कौन पड़े, चलिए रह रहा है। तो अगर बाद में भी इस तरह से लग रहा है तो यह तो बुरी बात है कि आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, जैसा कि आपने कहा। तो आर्थिक गुलाम है, मानसिक गुलाम है और राजनीतिक रूप से भी गुलाम है। तीनों गुलामियां हमारे ऊपर अधिरोपित होती हैं। तो बाद के दिनों में जो आपने कहा है अभी शिवांग की, अभी भी उनके खम्भे बन रहे हैं, उनकी मूर्तियां बन रही हैं, तो क्या सच्चाई है? देखिए, सच्चाई यही है कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर भाई ऐसा कुछ नहीं है तो दुनिया का कोई भी देश जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, वो यही कोशिश करता है कि गुलामी की जो भी निशानियां हैं, जो एक हीन भावना लोगों की मन में जागृत करें, ऐसी निशानियों को ख़त्म करते हैं अधिकतर देश। तो भारत ऐसी चीज़ों को स्थापित करा रहा है या भारत की सरकार करा रही है, तो फिर क्या कारण है? राष्ट्रगान पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रगान हम सभी गाते हैं, खड़े होकर के सभी खड़े हो जाते हैं, बैठ करके। जैसे सभी का मतलब बहुलता में, चलिए आप नहीं गाते होंगे तो आप देश विरोधी घोषित हो जाएंगे। वो हम सिद्ध करेंगे कि देश द्रोह आप सिद्ध करते रहिए। कहा जाएगा कि यह राष्ट्र विरोधी तत्व है और यह राष्ट्रगान में विश्वास। चलिए हम आगे उस पर चर्चा कर लेंगे। तो जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य विधाता कौन है? देखिए, जब इस गाने को लिखा गया, तो जब गाने की ये जो बोल हैं, इस बोल को अगर आप एक एक शब्द को समझेंगे, जब मैं बहुत छोटा था तब भी इस बात पे चिंतन करता था कि भारत भाग्य विधाता मतलब क्या बोला जाता है। तो फिर एक समझ अपने, जब किसी ने कोई नहीं बता पाया तो फिर एक समझ अपने आप बना ली कि शायद भारत को ही बोला जाता हो भारत भाग्य विधाता, या फिर भारत की जनता को बोला जाता हो भारत भाग्य विधाता। लेकिन जब इस गान का इतिहास हमने देखा तो ये देखा कि भाई जब जॉर्ज पंचम जब दिल्ली के अंदर राजधानी बदली जा रही है, तब इस गाने को लिखा जा रहा है। और उस समय उसके जब वो कलकत्ता भी गए थे जॉर्ज पंचम, तो उनके स्वागत में ये गाना गाया गया है वहाँ पर, उनको स्वागत करने के लिए, भाई जय है जय है जय है। और जो हमारे जिन भी राज्यों का इसमें नाम लिया गया है, बंगाल,
और ये जितने भी बंग और ये उस समय वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जितने राज्य थे उन्हीं राज्यों का नाम केवल उसमें लिया गया है, उसमें भारत के और किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, है ना, तो ये जो जितनी भी जगह हैं उस समय अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थी, इसलिए इन्हीं जगहों का नाम लिया गया है। और भारत का भाग्य विधाता तो एक किसी व्यक्ति को ही बोला गया उस समय पे। हम ये गान तब भी स्वीकार कर लेंगे अगर सरकार ये लिख कर दे दे कि भारत आज भी आज़ाद है, भारत के ऊपर भारत के लोगों का ही शासन है, इंग्लैंड की रानी का शासन नहीं है, तो हम इस गान को स्वीकार कर लेंगे कि भाई भारत भाग्य विधाता भारत की जनता को ही बोला जा रहा है। लेकिन जब तक हमारा देश आज भी गुलाम है, आधिकारिक रूप से गुलाम है, तो तब हम इस गाने को कैसे स्वीकार कर लें? इस गाने को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा राष्ट्रगान एक है, वंदे मातरम, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं जब तक ये सरकार ये लिख के नहीं दे रही। और हमें पक्का पूरा पता है कि सरकार इस चीज़ को लिख के नहीं देने वाली है। हमने पूरी इस बात पे रखा भी है, आरटीआई लगा ली है, कई लोगों ने सवाल पूछ लिए सरकार से, लेकिन सरकार इसके ऊपर मौन रहती है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि सरकार बोल दे कि अरे कोई निशान लगाए तो लगा रहने दे, ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। आप गुलामी को स्वीकार करके बैठे हुए हैं, आज भी आप गुलाम हैं। सरकार ही जब मानसिक रूप से गुलाम हो एक राष्ट्र की, तो हम लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो ये बोले कि हाँ गुलामी का कोई प्रतीक है, हाँ रहने दो, क्या दिक्कत है? तो ये सब फिर आज़ादी का क्या मतलब है? फिर आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अंकित जी, भारतीय परिवार जी, एक संगठन है आप लोगों का, और यह चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है। ये बैंकों का माया जाल, जी, एक आप लोगों ने अभियान शुरू किया है, इसका क्या कंसेप्ट है मोटा मोटा? देखिए इसका मोटा मोटा जो सीधा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम लोग अन्ना आंदोलन जब कर रहे थे और अन्ना आंदोलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, एक राजनीतिक पार्टी बन गई, तो हम लोग काफ़ी चिंतन में गए कि इस देश में आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है, समस्या का मूल फिर क्या है। अगर जन लोकपाल भी बन जाएगा उसके बाद भी समस्या नहीं निपटेगी। तो जब रिसर्च की गई तो आर्थिक व्यवस्थाओं की बात हुई, क्योंकि हर व्यवस्था के मूल में चाहे सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, मूल में तो अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या है? तो जब हमने देखा कि पूरी दुनिया की सारी सरकारें लगभग कर्ज में हैं और राज्य सरकारें भी कर्ज में हैं, मध्यम वर्ग भी आज किसी न किसी तरह के कर्जों की किस्त चुका रहा है, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, घर का लोन हो या दूसरे तरह का कोई पर्सनल लोन लिया हो, और किसान कर्ज में है। आए दिन आप खबरें देखते हैं कि आत्महत्या कर रहा है। और इसके अलावा हम देखें कि जो देश का और दुनिया का उद्योग संभालने वाले लोग हैं, उद्योगपति वर्ग, वो भी सब कर्ज में है। विजय माल्या जैसे लोग और जिन्हें इतनी बड़ी कंपनियां खड़ी करी जो पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो आखिर पूरी दुनिया को कर्जा किसने दे दिया? तो इसके लिए हमने जाना कि भाई मुद्रा क्या है, और फिर मुद्रा को समझने की प्रक्रिया में गए तो ये भी लगा कि भाई मुद्रा को बनाता कौन है और इसका पूरा नियंत्रण किसके हाथ में है। तो हमें पता चला कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, और ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है और पूरी शेयर मार्केट्स और डेरिवेटिव्स मार्केट है, इसको कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और उसी मुद्रा व्यवस्था को और बैंकिंग व्यवस्था को कब्जा के वो लोग पूरी दुनिया की राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकारों को भी, बैंकों को भी और यहाँ तक कि नीतियों को भी तैयार कर रहे हैं। वही लोग कंट्रोल करते हैं, वही नीतियाँ बनाते हैं। तो इस पे बैंकों का सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल है जी, उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन वो मुट्ठी भर लोग हैं? देखिए मुट्ठी भर लोग, हमने जब इनका इतिहास निकाला है तो ये वही लोग हैं जो अब से कई सदी पहले भी दुनिया को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक सिकंदर हम बोल सकते हैं। सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था कि मैं इस दुनिया पे शासन करूं, लेकिन भारत से वो हार गया। जब हमने सिकंदर की उनकी पीढ़ियों की आने वाली नस्लों की खोज करी तो हमें पता चला कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग, कुछ परिवार जो एक ही ब्लड लाइन के हैं, वही लोग आज एक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो लोग ये बहुत मजबूती से मानते हैं। उनके आप वाक्य पढ़ लेंगे, उनकी आप किताबें पढ़ेंगे। कौन है वो लोग? देखिए उसमें रॉथस्चाइल्ड नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको बैंकिंग किंग भी कहा जाता है। डेविड रॉकफेलर है या नहीं, अब मुझे नहीं पता, इनको कोई वंशज तो होगा ही। जेपी मॉर्गन है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग। भारत का भी कोई है उसमें? नहीं, भारत के लोग उस श्रृंखला में नहीं है, वो उद्योगों में है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में है। और एक फर्जी लिस्ट भी दिखाई जाती है दुनिया में कि ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, जिसमें ये अमेजन कंपनी का मालिक है बिल गेट्स, लेकिन इनके पीछे भी कुछ लोग हैं जिनके पास इनसे ज़्यादा बड़ी संपत्ति है, और उन लोगों की कंपनियों को भी वो गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और हमने तो बैंकों का मायाजाल में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, उनके बारे में भी लिखा है, और किस सूत्र से उन्होंने दुनिया की इकोनॉमी को कब्जाया है वो भी लिखा है। आप बैंकों का मायाजाल पढ़ेंगे। 1 रुपया कौन छापता है और उससे ऊपर का कौन छापता है? देखिए, अगर आप लोग कभी एक अंतर देखेंगे कि 1 रुपये का जो नोट है या फिर सिक्का है,
उसके ऊपर आप कभी देखेंगे तो भारत सरकार लिखा हुआ होता है, और उससे ऊपर के जितने भी नोट या फिर सिक्के हैं, या 2 रुपये का हो, 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट या सिक्के पे आप देखेंगे तो आपको दिखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या अंतर है? इस अंतर को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसमें आप ऐसे समझिए कि 1 रुपये का जो नोट या फिर सिक्का है वो केवल भारत सरकार बनाती है, उससे ऊपर का जितना भी मुद्रा है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना रहा है। अब इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पैसे बनने की प्रक्रिया क्या है, पैसा पहले बनता कैसे था, किसने बनाया और आज वो किसके कंट्रोल में है। तो उसको देखने के लिए जब आप देखेंगे कि जिन परिवारों की बात अभी अंकित भाई ने बताई कि जैसे रॉथशील्ड है, रॉकफेलर है, जेपी मॉर्गन है, आज जिनके हाथ में पूरी बैंकिंग व्यवस्था है, उन्होंने वो बैंकिंग व्यवस्था अपने हाथ में कोई बिजनेस करके नहीं ली, उन्होंने उस चीज़ का निर्माण किया था एक समय पे। तो वो जब इस चीज़ का निर्माण कर रहे थे तो उस समय उनकी क्या प्रक्रिया थी, वो सोनारी का काम उन्होंने शुरू किया, वो सोनार थे। तो समाज में उन्होंने क्या देखा कि भाई लोगों के बीच में सोने से एक्सचेंज चलता है, लोग सोने से व्यापार कर लेते हैं, और सोने के अतिरिक्त और बहुत चीज़ों से व्यापार करते थे, क्योंकि सोना बहुत लिमिटेड होता है, उससे और अलग चीज़ों से भी लोग व्यापार करते थे, जैसे कौड़ियाँ हो गई या वाइन हो गई, इन चीज़ों से भी व्यापार चला है पश्चिम के देशों में। भारत की एक अलग व्यवस्था थी। पश्चिम के देशों में जब वो देखते थे कि भाई एक व्यापार चल रहा है तो इस समाज पे कंट्रोल कैसे किया जाए, इस समाज को गुलाम कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने समाज में बहुत असामाजिकता फैलाने की शुरुआत करी। मान लो दंगे फसाद करवाए, डकैतियां पड़वाई, तो लोगों को बहुत असुरक्षा का भाव महसूस हुआ। उस असुरक्षा के भाव में लोगों ने क्या देखा कि अब हमें इस सोने को कैसी सुरक्षित जगह रखना चाहिए। उन्होंने उससे पहले ही उस सोने को सुरक्षित रखने की एक व्यवस्था कर रखी थी सोनारों ने। उन्होंने अपने पास तिजोरियां बना रखी थी जो कि अब अच्छी मजबूत थी, जिसके अंदर आप रख दो तो कोई आसानी से खोल नहीं सकता, तोड़नी पड़ेगी, वो पहले से रखी हुई थी। तो लोग जब परेशान हुए इनके पास आए कि भाई आप हमारा सोना रख लीजिए, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई रख लेते हैं। अब आप ऐसे मानिए कि 10 लोगों ने 10-10 तोला सोना इनके पास जमा करा दिया। तो लोग जब जमा कराते थे ये एक पर्ची पे लिख के लोगों को ये देते थे कि मैं धारक को 10 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ। अब ये कुछ चंद शब्द आपने हमारे नोट पर भी देखे होंगे कि भाई मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तो आप लोगों के हाथ में इस समय जो या जेब में वो 100 रुपये नहीं है, वो 100 रुपये की रसीद है, एक रसीद। अब आते हैं वापस उसी को सोनार के पास। अब जब उसने वो रसीद काट के उस व्यक्ति को दी, वो व्यक्ति उस रसीद को लेके चला गया और सोनार ने वो सोना अपने पास उस सेफ में रख दिया। अब व्यक्ति जब उस लेके गया, इसी प्रकार से वो 10 लोग 10-10 तोला सोना अपना लेके चले गए। वो अब जब लोग लेके चले गए तो लोगों ने क्या देखा कि भाई जैसे मान लीजिए मुझे किसी के साथ एक्सचेंज करना है, मुझे आपके साथ एक्सचेंज करना है, तो मुझे आपको 10 तोला सोना देना है, तो मैंने आपको बोला कि भाई ये रसीद पकड़ो और जाके ले लेना सोनार से। भाई मैं वहाँ से ला के दूँ एक ही बात हो जाती है, तो मैं आपको दे दूँ, आप ले लीजिएगा। तो क्या हुआ कि आपने भी यही कर दिया। आपने भी जब किसी और को कोई भुगतान करना था किसी सेवा का, तो आपने उनको वो पर्ची दी, आपने कहा कि उनसे ले लेना। तो एक समय बाद क्या हुआ कि वो पर्ची समाज में चलने लग गई। पर्ची जब समाज में चलने लग गई तो सोनारों को एक बात समझ आई कि भाई हमारे पास ये जो 100 तोला सोना रखा हुआ है, 10-10 तोला 10 लोगों का, इसमें से केवल एक समय पे 10% लोग ही हमारे पास लेने आते हैं। वो कैसे, मान लीजिए किसी के घर में शादी हो गई या कुछ हो गया तो कोई लेने के लिए आ गया अपना सोना। तो उन्होंने क्या करा, वो 10 तोला सोना तो रख लिया रिजर्व में, बाकी का जो उनके पास 90 तोला सोना था, उन्होंने क्या करा, उनने उन लोगों को बिना बताए जिनका वो सोना था दूसरे लोगों को कर्ज पर दे दिया। जैसे कि कोई उनके पास कर्ज मांगने के लिए आया कि भाई हमें ज़रूरत है कि आपके पास सोना है, तो उन्होंने कहा हाँ जी है, बिल्कुल लीजिए, ये लीजिए, और उनसे एक साइन करवा लिया कि भाई मैं इस 10 तोले सोने को कर्ज पे ले रहा हूँ और मैं इस पर आपको 6% वार्षिक ब्याज के साथ इसको वापस लौटाऊंगा। ऐसे ही उन्होंने वो 90 तोला सोना दोबारा कर्ज पर बांट दिया। अब इस प्रक्रिया को जब हम लंबा करेंगे, ये पूरी प्रक्रिया हमने बैंक ऑफ माइजल किताब में समझाई हुई है कि किस तरीके से वो बार बार देते देते अब जो उन्होंने 9 गुना सोना दोबारा कर्ज पर दिया है, वो सोना भी वापस घूम के इन सोनारों के पास आ जाता है, क्योंकि वो सोना लोगों ने एक्सचेंज में दिया। एक्सचेंज करने के बाद लोग उसे कहाँ जमा करेंगे, सोनार के पास। तो वो 9 तोला 90 तोला सोना इन्होंने बाहर भेजा था, वो वापस घूम के भी सोनार के पास ही आ जाता था। तो 6% ब्याज के हिसाब से 1 साल के अंदर इनके पास 54% उस पूरे 100 तोले सोने का 54 तोला सोना इनके पास ब्याज के रूप में आ जाता था, जो कि इनका हो जाता था पूरा का पूरा। उसके ऊपर कोई ये नहीं आके कह सकता कि भाई ये 54% तो हमारा था। इस प्रक्रिया को जब आप समझेंगे तो वो 54% पूरा इनके पास आ गया है उस पूरे 100 तोले में से।
उस 54 तोला सोना, उसे 54% बोल लीजिए चाहे 54 तोला सोना बोल लीजिए, 100% में से, तो वो उनके पास आ गया। अब इसी प्रकार जब ये प्रक्रिया 2 साल तक चल जाएगी तो वो पूरा 100 तोला सोना इनकी तिजोरी के अंदर आके बंद हो जाएगा और समाज के अंदर पर्चियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आज भी उसी प्रकार हमारे देश में भी हुआ है। आज आप जो पर्चियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्चियाँ केवल पर्चियाँ हैं। आज आप अगर रिजर्व बैंक के पास जाएं और बोलें कि ये जो 100 रुपये का नोट है ये असलियत में 100 तोले चांदी की रसीद है, आप अगर रिजर्व बैंक के पास जाएंगे बोलें कि मुझे मेरी चांदी वापस चाहिए, तो रिजर्व बैंक आपको वापस भेज देगा, नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 1935 के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया गया। गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी बहुत लोगों का भ्रम है पूरी दुनिया के अंदर कि आज भी आप अगर भारत में किसी के पास जाएंगे, भारत में दुनिया के अंदर भी पूछेंगे कि आज पैसा कैसे छपता है, तो लोग आपको ये बताएंगे कि भाई गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर छप जाता है। जिस देश के पास जितना सोना होता है वो उतना पैसा छाप देता है, लेकिन सच नहीं है। पैसा छपने की प्रक्रिया बिल्कुल दूसरी है। पैसा आप एक तरीके से समझे तो हवा में बनाया जा रहा है। जब आप बैंक के पास 10 लाख रुपए का लोन लेने जाते हैं, उसी समय वो 10 लाख रुपए बैंक जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है वो उसी समय छप के आया है, 10 लाख रुपये बिल्कुल नया। उससे पहले वो 10 लाख रुपये बाजार में नहीं था। आज अगर आप लोगों की जेब में 10 रुपये भी पड़े हुए हैं तो वो 10 रुपये का कर्जा लिया था बैंक से, तभी वो समाज के अंदर आया। और आपकी आज अपनी जेब में पड़ा हुआ है, आपकी जेब में, आपके बैंक अकाउंट में जितने भी रुपए हैं वो किसी के ऊपर उतना रुपए का कर्ज है। आज के समय में कर्ज ही पैसा है और पैसा ही कर्जा है। और उसी प्रकार से आज जो अर्थव्यवस्था चल रही है, सुनार की व्यवस्था को अगर आप समझेंगे तो आज भी अर्थव्यवस्था वही चल रही है। बैंक आज जितना कैश रिजर्व रेशियो वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, उसका 9 गुना ज़्यादा पैसा वो समाज में लोगों को कर्जे पे दे रहे हैं। अगर बैंक के जितने भी खाता धारक हैं वो बैंक के पास एक समय पे चले जाएं और बोलें कि भाई हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो बैंक उस दिन फेल हो जाएगा। बैंक आपको उतने पैसे नहीं लौटा सकता जितने उसने बांट दिए। शिवांक, अगर इस विषय पर कोई आपसे प्रश्न करना चाहेगा, चैनल को देश विदेश के लोग देखते हैं 160 देश, तो किस तरह से संपर्क करेंगे लोग? कोई मेल, कोई व्हाट्सएप, कोई नंबर? जी, हम जो भारतीय परिवार हमारा संगठन है, हमने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है, bankjaal.com उसका नाम है, bankjaal.com, bankjaal.com। इसके ऊपर हमारी पूरी वेबसाइट है, उस पर हमने अपनी किताबें भी डाली हुई हैं। ये किताब भी है बैंकों का मायाजाल, उसके ऊपर ऑनलाइन भी है, घर भी मंगाई जा सकती है। और उसके अंदर हमने एक फॉर्म भी रखा हुआ है। वो फॉर्म इसलिए है कि हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपना पूरा समय दे रहे हैं इस बात के लिए। हम जो नौजवान हैं अपना पूरा समय लगा रहे हैं। हम लोग निकले इस काम को करने के लिए क्योंकि हमें लगा कि इस पे काम होना चाहिए। अब इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़नी पड़ेगी हमारे देश के अंदर। ये एक वैश्विक मुद्दा है जो कि हमारे देश से शुरू होगा, तो उसी के लिए वो फॉर्म है। उस फॉर्म के अंदर आप अपना ये भी भर सकते हैं कि मैं समय देना चाहता हूँ या फिर कुछ आर्थिक मदद या फिर प्रचार करना चाहता हूँ। उसके अंदर हर चीज़ है वहाँ पे। व्हाट्सएप का उसी के अंदर फॉर्म के अंदर पूरा प्रोसेस है आपका। उसके अंदर पूछ लिया जाएगा कि आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नंबर लिख दीजिए, तो हम फिर व्हाट्सएप से। बहुत से प्रश्न हमारे सम्मानित जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे होंगे, और जब देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि ब्रजभूषण दुबे जी ने ये प्रश्न क्यों नहीं किया, या भी पूछना चाहिए, ये बंदा झूठ बोल रहा है या ऐसे है। तो आप प्रश्न भी करें, मतलब इसका है कि हम चुपचाप सुनेंगे नहीं, हम प्रश्न आहूत करेंगे और आश्वस्त होंगे। अंकित, और कौन सी लड़ाइयाँ इधर आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोगों का जो संगठन है भारतीय परिवार, हम लोग स्वदेशी पे काम कर रहे हैं, किसान संगठनों के बीच में काम कर रहे हैं। और हमारे जो संगठक हैं अक्षय कुमार, वो ओडिशा के एक बड़े किसान नेता हैं, नवनिर्माण किसान संगठन के नाम से ओडिशा में काम कर रहे हैं। और हम लोग अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें हमारा संगठन पूरी तरह से लगा हुआ है। और उस किसान आंदोलन में हम लोग लोगों को ये भी बता रहे हैं कि जो नए तीन दिक्कतें बताइए, मोटा 3 दिक्कतें जो किसान बिल लाया गया है, 3 दिक्कतें बता दीजिए, 1 2 3। देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि किसी भी बिल में एक बात नहीं है कि किस तरह से किसानों को MSP मिलेगा, ना उसकी कोई गारंटी दी गई है और ना ही कुछ, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका में फेल हो चुका, यूरोप में फेल हो चुका एक फॉर्मूला है जिसका विरोध दोनों ही पार्टियों की, जो कांग्रेस और बीजेपी मुख्य पार्टियां हैं, दोनों के नेता आपको पार्लियामेंट में करते हुए मिल जाएंगे जब वो विपक्ष में थे, और उसके नुकसान भी उन्होंने बहुत ज़्यादा गिनवाए हैं। 2 ये बात होगी। तीसरी बात यह है कि किसान और उसके बीच में जो विवाद की स्थिति पैदा होगी, उसमें SDM कोर्ट की बात पहले सरकार कर रही थी। अभी जब दबाव पड़ा तो कह रहे हैं कि राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं कि उसको न्यायालय की तरफ भेज सकें। तो राज्य सरकारों से अगर मुद्दे सॉल्व नहीं होते हैं तो फिर आदमी क्या करेगा, ठीक है।
और राज्य सरकारों के कानूनों का अतिक्रमण करने का अधिकार तो केंद्र के पास होता है। तो ये कोई इस बिल में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि किसानों के लिए हो, क्योंकि एमएसपी नहीं है तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छाई भी है इस कानून में। चलिए हम दोनों तरफ बात करते हैं, जैसे यह न लगे कि हम केवल एक ही विरोध 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 ठान लिया है। कुछ अच्छा भी, जैसे हमसे भी लोग कहते हैं भैया आपका चैनल केवल यही दिखाता है, कमियां दिखाता है और कुछ अच्छाई भी दिखती है। मैं कहता हूँ यार बताओ अच्छाई दिखेगी तो मैं दिखाऊँगा। क्या अच्छाई है इसमें? देखिए, हम इतने महीने से बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छाई ढूंढने की, बहुत कोशिश करी हमने कि एक अच्छाई तो ढूंढ ले। हम लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग समाज में काम करने के लिए निकले हुए, हमसे ज़्यादा कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता। लेकिन हमने बहुत कोशिश करी, फिर हमें एक चीज़ समझ आई कि अच्छाई तो है। उनके लिए अच्छाई है जैसे कि ये जो व्यापारी लोग हैं, जैसे अंबानी हो गया, और अंबानी अडानी ये बहुत छोटे मोहरे हैं, इनके पीछे जो बहुत बड़ी ताकत है ना, उनके लिए बहुत अच्छाई है इस बिल में, बहुत अच्छा ही, उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप इस बिल को पूरा ढंग से समझ जाएंगे तो इसके अंदर ई ट्रेडिंग की बात है। इन लोगों को, आप किसानों को एक क्या लग रहा है कि ये लोग हमारी ज़मीन कब्जा कर उसके ऊपर खेती करेंगे, इन्हें खेती नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ आपकी कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात इसलिए है कि आपकी ज़मीन का कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये लोग शेयर मार्केट के अंदर सट्टा खेल सकते हैं। ये जो कमोडिटी मार्केट होती है, कमोडिटी मार्केट के अंदर जैसे कि अनाज हो गया, दालें हो गई, जितना भी सामान जो किसान उपजा रहा है उसके ऊपर एक लिमिटेड सट्टा अभी तक खेला जा रहा है। लिमिटेड है। लिमिटेड क्या कि भाई 50% की एक चांस होती है कि अगर मैंने सट्टा लगाया कि दाल के दाम 1 महीने बाद नीचे जाएंगे, तो दाल के दाम नीचे जाना उसके हाथ में नहीं है अभी कि भाई नीचे जाएंगे। ये लोग क्या करना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से, जब इनके पास बड़े बड़े वेयर हाउस हो जाएंगे जिसके अंदर ये सामान इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि बिल के अंदर ये बात भी है कि भाई आपके पास इकट्ठा करने की कोई लिमिट नहीं है, कितना मर्जी आप इकट्ठा कर सकते हो, दुनिया के अंदर कहीं भी इकट्ठा कर सकते हो, यहाँ तक कि चांद पे भी इकट्ठा कर लो। बिल के अंदर ये लिखा हुआ है एट एनी प्लेस, भारत नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी आप उसे इकट्ठा कर लो। उसके बाद आप फिर शेयर मार्केट के अंदर जाके सट्टा लगाओ। सट्टा क्या लगाओ कि भाई 1 महीने बाद दाल के दाम नीचे जाएंगे। पहले तो क्या था कि सट्टे में हार भी सकते थे, भाई नीचे नहीं गए तो हार गए। अब क्या है, इनके पास दाल स्टॉक में रखी हुई है, इन्होंने सट्टा खेला कि दाल के दाम नीचे जाएंगे 1 महीने बाद। 1 महीने में इन्होंने क्या करा, पूरी दाल निकाल दी, छोड़ दी वेयर हाउस से, दाल के दाम चले गए नीचे अचानक से, क्योंकि बहुत सारी छोड़ दी, उसकी सरप्लस हो गई तो सस्ता हो गया दाम मार्केट के अंदर। ये अर्थशास्त्र का एक नियम है, सस्ता हो गया सामान, नीचे चले गए दाम। अब ये सट्टे में इन्होंने क्योंकि नीचे जाने पे लगाया था, जीत गए, सट्टे में पैसा कमा लिया बहुत, शेयर मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। अब क्या करेंगे, दाल के दाम ऊपर जाएंगे, इन्होंने इस पे सट्टा खेला, तो जितनी भी, मान लीजिए प्याज पे खेला कि प्याज के दाम 10 रुपये ऊपर जाएंगे 1 महीने बाद, पूरी प्याज स्टॉक कर ली अपने पास, सारी प्याज स्टॉक कर दी, दाम बढ़ने लग गए मार्केट के अंदर, सट्टे में जीत गए। तो लोगों का ये भ्रम है कि भाई ये किसानों के लिए, बात किसानों की नहीं है, बात है पूरे देश की। आपका खाना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आप लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे हो ना, बहुत आराम से सोच रहे हो कि भाई किसान मर रहे हैं, किसान तो अनचाहे में आप लोगों के भले के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर उनके हाथ में पूरी व्यवस्था आ गई, जिन लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था है, आप लोगों को भूखा मार देंगे। क्योंकि जब उन्होंने किसान से तो खरीद लिया, किसान तो मरेगा ही मरेगा, किसान से खरीद के उन्होंने रख लिया है, और जब अपने पास रख के वो दाल के दाम बढ़ा रहे हैं तो आप लोगों का भूखा हो जाएगा। दाल अगर 200 रुपये किलो हो गई, 300 रुपये, 400 रुपये किलो भी हो गई, ये कोई नई बात नहीं है। पेट्रोल के दाम 90 रुपये तक चले जाएंगे ना, पहुँचने वाले हैं। पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर भी नहीं है। अगर सच में पेट्रोल का दाम आप देखेंगे तो 5 रुपये प्रति लीटर है, 5 रुपये, और उस पेट्रोल को 90 रुपये में बेचा जा रहा है। इसी प्रकार अगर आपकी दाल सब्जी के रेट इतने ऊपर जाएंगे तो आप लोग भूखे मरने वाले हो, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। आज खेती बिल्कुल स्वतंत्र रूप से तो नहीं थी, पहले भी, इन बिल के आने से पहले भी किसानों की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, मर रहे थे भाई। एक बहुत बड़ा समाज आत्महत्या करने लग रहा है, और 1 या 2 किसान कर ले तो समझ आता है, हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ थी उसमें पहले ही। अब इस बिल के आने से जो स्थिति महाराष्ट्र के, वर्धा के, बिहार के किसानों की थी, वो पंजाब के किसानों की भी होने वाली है। तो लोग जो ये सोच रहे हैं ना कि पंजाब के किसान ही विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के किसान ही विरोध कर रहे हैं, और लोग विरोध इसलिए नहीं कर पा रहे बेचारे क्योंकि खत्म है ना वो। सरकार चाहती ही है कि ये लोग अब जो विरोध कर रहे हैं, अगली पीढ़ी इनकी विरोध करने के लिए भी ना बचे इन चीज़ों का। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अनाज और सब्जियों पर सट्टा लगेगा यदि यह बिल कायम रहा तो, बिल्कुल, और किसानों के लिए बहुत घातक समय आएगा। उनकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, पूरे देश के लिए, और उनकी पीढ़ियाँ इसको झेलेंगी। वीडियो लंबा हो रहा है, बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, और ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों चीज़ें हैं, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। केवल पढ़ाई नहीं है, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं ज़मीन पर जा कर के।
तो दोस्तों बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। चुपचाप आप देखिएगा मत, सवाल भी दागिएगा और आप उत्तर देंगे ना इन। जी बिल्कुल, आप जिनके जो भी सवाल जिसके सवाल हों हमारी वेबसाइट पे जाए bankjaal.com पर, वहाँ पे आप हमसे जुड़ के हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारी वहाँ पे आपको पूरी डिटेल यदि इनकी बात से सहमत हो तो इनका हौसला बढ़ाएं और असहमत हो तो आप फिर गरियाएं। नहीं, सवाल करें, प्रश्न करें। नहीं मतलब सवाल तो बहुत जो भी कोसे गरियाने से विप्राय गरियाते ही हैं लोग, प्रश्न तो करें। कोसे लोग जब प्रश्न करते हैं तो लेकिन बैठ करके भागने की जरूरत नहीं भागने की जरूरत नहीं। भागने की सरकार जरूरत वाला जिस काम तरह नहीं से करो। जिस तरह से हाँ सरकार वह वाला काम नहीं है। कल तो आप दरी पर बैठ करके बात करते थे, आंदोलन में जाते थे, साइकिल चला के देखिए निकल रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी और जा रहे हैं भारत बंद करने। तो उस दिन तो ठीक था भारत बंद तो न उस दिन ठीक था न आज ठीक है। बंद करने का अधिकार अंकित किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। ब्रजभूषण डूबे जा रहे हैं तो किसकी औकात है जो कश्मीरी गेट तक नहीं जाने देगा? हमको जाने का फंडामेंटल राइट है। अगर कोई रोक रहा है तो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी राइट नहीं है जो हमारी यात्रा को रोकेगा। किसानों का बंद रोकने के लिए नहीं है, किसानों का जो बंद है उसमें सारी चीज़ें आवागमन बिल्कुल भी बाधित नहीं नहीं ठीक है, वो जा रहे थे, उनकी बात अगर हो जाती, हमने भी विरोध किया था। हमने कहा था ये किसान है या गुंडों जैसा आचरण है इनका। मैं इस विषय पर था कि भाई आप सड़क नहीं घेर सकते, आप जो भी करिए, चलिए आप घेर नहीं सकते। चलिए विषय लंबा होगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से भारत परिवार में शिवांक और अंकित के साथ विनम्रता के साथ हम तीनों का सादर आभार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।